हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड वीडियो आफ्टर ऑल द फाइनल वन, जिसमें लास्ट के 10 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। पहला 21st क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट, ये तो बताया मैंने, जितना लीस्ट काउंट रहता है उतना ही माप सकता है वो। दैट मीन्स क्या पता है क्या? दैट मीन्स अगर आपका माइक्रोमीटर का स्क्रू गेज 0.000, सॉरी 20 है ना, 0.001 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एकदम एक्यूरेट मापेगा, ये डिजिट, ये डिजिट भी एक्यूरेट मापेगा, ये डिजिट भी एक्यूरेट मापेगा। सिर्फ लास्ट वाला जो डिजिट है वो थोड़ा डाउटफुल मेजर कर सकता है। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से डेसिमल के पहले जो नंबर रहेगा वो नंबर एकदम एक्यूरेट होगा, डेसिमल के बाद वाला नंबर भी एक्यूरेट होगा, उसके बाद वाला भी एक्यूरेट होगा, और सिर्फ ये वाला जो डिजिट है वो डाउटफुल होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे देख लो, कितने सिग्निफिक होंगे? 1 2 3, और चौथा डिजिट आपका डाउटफुल होगा। तो जस्ट चेक विच इज द राइट आंसर। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नंबर्स है ना, तो इधर पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक ही नंबर्स होने चाहिए। आंसर डी। समझा कि नहीं? समझना चाहिए। अगला सवाल 22nd, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एज x इक्वल्स टू a रेज़ टू n, देन व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज एरर? बहुत आसान। कैसे बहुत आसान? देखो जरा, अगर x इक्वल्स टू a है खाली, या a इंटू बी है, तो क्या होता है? तो हम लोग को पता है डेल्टा x अपॉन x विल बी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। बट अगर b की जगह पे a ही रहता, अगर b की जगह पे a ही रहता, x इक्वल्स टू a स्क्वायर विच इज नथिंग बट a इंटू a, तो क्या आता डेल्टा x बाय x? डेल्टा x बाय x आता डेल्टा a बाय a प्लस वापस डेल्टा a बाय a विच इज नथिंग बट 2 इंटू डेल्टा a बाय। और इसी को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया LHS RHS में, तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो अगर a स्क्वायर है तो 2 आएगा, a क्यूब है तो कितना आएगा? फिर 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a आएगा। वैसे a रेज टू n है तो कितना आएगा? n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a, दैट इज n इंटू डेल्टा a बाय a इंटू 100। समझ में आया क्या? 22nd हो गया, अभी 23rd क्वेश्चन, इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज दिस मच, मर्क्यूरी का डेंसिटी इतना है, देन इट्स वैल्यू इन सीजीएस इज हाउ मच? सोचिए, मर्क्यूरी का डेंसिटी मिल गया आपको 13600 केजी पर मीटर क्यूब। केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए कितना होता है हमको पता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 10⁻³ ग्राम। तो केजी को चेंज कर दो 10⁻³ ग्राम बना। मीटर में क्या होता है यार? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना? 10⁻²। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर में कितना होगा? 10⁻² इंटू 10⁻², वो कितना होता है? वो होता है 10⁻⁴। बट 1 मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, 1 मीटर का क्यूब चाहिए, क्यूब। तो क्यूब में क्या आएगा? 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर विच इज 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की जगह में क्या लिखूंगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर 3 जीरो, ऊपर 3 जीरो, नीचे 6 जीरो। ऊपर में 3 जीरो लिख दूंगा, नीचे 6 जीरो लिख दूंगा। ऊपर 3 जीरो, नीचे 6 जीरो, तो 1 2 3, 1 2 3। ऊपर का 3 जीरो, नीचे का 3 जीरो कट, नीचे तो भी 3 जीरो बचेगा, तो भी 3 जीरो बचेगा। अब करो, 1 0 1 0 ऊपर का, 1 0 1 0 नीचे का, कितना बचा? 136/10 विच इज हाउ मच? 13.6। बट इसको ऐसे डोंकी जैसे सॉल्व नहीं करने का, थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करने का। इसको कैसे सॉल्व करने का है? इसी को 10⁻³ है और 10⁻6 है, तो 10⁻6 ऊपर लेके जाओ, तो 10⁻³ इंटू 10⁻−6, तो क्या बचेगा? 10⁻−3 बचेगा। और 10⁻−3 मतलब डेसिमल 3 से छोटा होगा, 1 2 3। ये लॉजिक से करने का, ये बेटर लॉजिक। देन नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, Young's modulus of steel is this much. Its value in dyne per centimeter square is how much? स्टील का यंग्स मॉड्यूलस दिया, इसका डाइन में चेंज करने का। अरे बहुत आसान है ना, 19 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह पे क्या करूंगा? 10⁻⁵ डाइन हो जाएगा।
और मीटर स्क्वायर की जगह क्या होगा मुझे पता है, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर is 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर विच इज 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर की जगह आएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर 5 जीरो, नीचे 4 जीरो, क्या होगा 5 में से 4 जीरो हट जाएगा और बचेगा कितना, सिर्फ ऊपर एक जीरो बचेगा, एक जीरो इसको दे दो। तो 19 इंटू 10⁻10, ऑप्शन बी। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकंड ना गाइस, मैं ये वाला वीडियो भी तब तक भेज देता। अभी सेकंड वीडियो हो गया अपलोड को भी टाइम लगता है, तो मैं अभी वो भी भेज देता। शाहूनगर बैच 1 और कौन सा था, चिंचवड़ बैच 1। ओके, सो पार्ट 2 भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है। अब पार्ट 3 का समय आ चुका है। वो अभी ऑनगोइंग चलो लेट्स फाइंड इट अप पार्ट 3। ये हो गया हम लोग का 24th हो गया। देन 25th, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। बहुत आसान, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट, यूनिट मुझे रखता है मीटर पर सेकंड पर। मीटर का मतलब लेंथ होता है और सेकंड का मतलब टाइम होता है। टाइम ऊपर भेजो तो L1 T माइनस, और मास है ही नहीं तो मास 0, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश इज द फंडामेंटल यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। यार देखो, कूलम साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, कैंडेला साइंटिस्ट का नाम नहीं है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। तो सी ऑप्शन तो गया, बचा ए बी और डी। बट उसमें फंडामेंटल पूछा है, कूलम इज नॉट फंडामेंटल, कूलम इज डिराइव्ड। न्यूटन ऑब्वियसली डिराइव, ढूंढ के निकाला। केल्विन इज फंडामेंटल क्योंकि वो टेम्परेचर का यूनिट होता है और टेम्परेचर इज फंडामेंटल। समझ में आया क्या? तो यस, द आंसर इज केल्विन। केल्विन इज द फंडामेंटल ऐसा यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। व्हाट नेक्स्ट, 27। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स मास इज दिस मच। यार आप थोड़ा सा सोचो, मास दिया है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अब आप सोचिए और बताइए, ये 9 5 से बड़ा है कि छोटा है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सवाल है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के सवाल में हमको पता है द नंबर शुड बी लेस देन 5। हाँ, 0.5 या 0.5 से बड़ा रहेगा तो चलता, बट 5 से छोटा रहना चाहिए। ये नंबर 5 से छोटा तो नहीं दिख रहा है, तो 5 से छोटा बनाने के लिए मैंने इसमें से पैसा निकाला। यहाँ पे बहुत पैसा दिख रहा है मेरे को। हाँ, मैंने इसमें से पैसा निकाल के नंबर को छोटा बनाया, 0.911। पैसे को छोटा बनाया, वो पैसा लेके मैं बैंक में अपना भरने गया। बैंक में मालूम पड़ा मुझ पे लोन चल रहा है, कितने का, 31 रुपीज का लोन चल रहा है, मतलब 31 जीरो का लोन चल रहा है। और मैंने यहाँ से पैसे निकाल के, इसको देखो ना, इसको मेहनत करके छोटा बना के पैसा में सेव करके लेके गया। लॉजिक समझ रहा है? मैं यहाँ पे इस नंबर को छोटा करके इसमें से पैसा निकाला और वो पैसा बैंक में भरने गया। बैंक में लोन चल रहा था, 31 का लोन चल रहा है, जिसमें से एक से लोन मैंने कम कर दिया, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, -30। समझा? अगर अगर ऐसा रहता, अगर ये ऐसा सवाल रहता, अगर ऐसा सवाल रहता, तो ऑलरेडी बैंक में पैसा है और घर से पैसा निकाला, नंबर को छोटा बना, घर से पैसा निकाला, जब वो बैंक में भरने जाऊंगा तो पैसा और बढ़ जाता था, तो 32 आता था। तो बट यहाँ पे लोन चल रहा था, यहाँ पे एक बड़ा नंबर था, तो बड़े नंबर को छोटा बनाया, मतलब इधर से पैसा निकाला, लोन भरने गए तो लोन थोड़े से कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P is given and Q is given then the error in P plus Q is how much। बहुत आसान, दो क्वांटिटीज को ऐड करना है, P प्लस Q। बहुत आसान, ऐड करना है तो वैल्यू प्लस वैल्यू और एरर प्लस एरर। तो 16 और 25 को ऐड कर दो, 16 और 25 को ऐड कर दो, वो तो वैल्यू मिलेगा। और एरर को भी ऐड करो,
0.2, 0.7, that is 0.9. ऑप्शन डी आंसर आ गया. नेक्स्ट 29th क्वेश्चन. फॉलोइंग आर द रीडिंग्स ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द परसेंटेज एरर. ओहो हो, थोड़ा सा इसको सीईटी लेवल से देखा जाए तो इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा. नॉर्मल बोर्ड लेवल के लिए क्या ही दुख है. परसेंटेज एरर कैसे निकलते बच्चों? परसेंटेज एरर याद करो जरा. परसेंटेज एरर कैसे निकलते? परसेंटेज एरर निकलते कैसे? डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100. डेल्टा एम क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट एरर. ए एम क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू. अब स्टेप्स याद करो. सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था यही, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना. सबसे पहला स्टेप था मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना. तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला. कैसे निकाला? अरे एवरेज लेके. मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एवरेज लेके. वही तो हम लोग का एएम रहता है. मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग हाईफाई लोग बोलते हैं. हम जैसे लोकल लोग क्या बोलते हैं इसको? लोकल लोग इसको बोलते हैं दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू. बेसिकली एवरेज है. अब एवरेज सोचो इसका क्या होगा? 5.04. रुको, इनका एवरेज क्या होगा थोड़ा सा सोचो. 5.04, 5.06, 4.97, 5 एंड 4.93. ठीक है. अब देखो बहुत आसान. 4 और 6, 4 और 6 के बीच का नंबर क्या आता है? 5 आता है. 5.05. उसके बाद 9 ये 97 और 93 के बीच का नंबर, 93 और 97 के बीच का नंबर, इनके बीच में डिफरेंस मेरे ख्याल से कितने का है? 4 का है ना. तो 93 और 97 के बीच का नंबर क्या आता है? 95. 93 के बाद 94 आता है, 95 आता है, फिर 96 आता है, फिर 97 आता है. तो 93 और 97 के बीच में एग्जैक्टली क्या आ रहा है? 95 आ रहा है. तो ये 95 है. 4.95. ठीक है. अभी वापस से 5.05, 4.95, इनके बीच का नंबर क्या है? सर ये 5 से देखो, ये 5 से 0.05 छोटा है, ये 5 से 0.05 बड़ा है. थोड़ा सा सोचो ना. 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05. तो 95 और इसके बीच का एग्जैक्ट नंबर आता है 5. तो इनका एवरेज 5. तो ये दोनों नंबर का एवरेज मिल गया, ये दोनों नंबर का एवरेज मिल गया. क्या बचा? 5 बचा. और इनका एवरेज 5 बचा. तो 5 और 5 का एवरेज क्या होगा? 5 ही होगा. इनफैक्ट इतना देर टाइम ही वेस्ट नहीं करने का, डायरेक्ट एवरेज निकालने का. यही सब ओरली भी आ सकता है. ठीक है. टाइम वेस्ट नहीं करने का. तो डायरेक्ट आपका मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मिल गया 5. मिल गया. तो मेरे को मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मिल गया 5. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा 4 या 5 जितने भी वैल्यूज उतने एरर निकालना. तो सबके एरर निकालो. दैट इज एब्सोल्यूट एरर. ये सब एग्जाम में थोड़ी लिखना है स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट में करना है. खाली मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स लिख रहा. अभी क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर. कैसे निकालो एब्सोल्यूट एरर? कैसे निकालो एब्सोल्यूट एरर? यार सब माइनस कर दो ना. जीवन में सुख ही सुख है. आपका एग्जैक्ट वैल्यू 5 है ना. अब 5 में से ये माइनस कर दो, तो ये 5.04. तो कितना एरर आएगा? पहला एरर पे कितना आएगा? अरे 4 से एरर है 0.04. दूसरे में कितना आएगा? दूसरे में 6 और 5 में से 0.06. तीसरे में कितना एरर आएगा? 4.97 है. 98, 99, 500. तो मतलब 0.03. चौथे में कितना एरर आएगा? चौथे में ये तो खुद ही 5 है और आंसर भी 5 है, तो एरर इज 0. और पांचवें में कितना आएगा? ये 7 वैल्यू पीछे इसके, 7 वैल्यू पीछे इसके, 7 वैल्यू, तो 0.07. अब इन सब का एवरेज निकालो. थर्ड पॉइंट अपने वैसे भी देखो एएम निकाल दिया, एएम निकाल दिया. अब बचा है डेल्टा एएम विच इज द एवरेज. तो थर्ड स्टेप इज मीन एब्सोल्यूट एरर. थर्ड स्टेप इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर वो कैसे निकालेंगे? फिर से सबका एवरेज. तो एवरेज निकालो. 0.04, 0.06, 0.03, 0.07. अगर इसमें एवरेज निकालने में शॉर्टकट डिफिकल्टी होती है तो इसको नॉर्मल मेथड से करो. इसको नॉर्मल मेथड से करो. आई वुड रेकमेंड इसको नॉर्मल मेथड से करो. 5 वैल्यूज है तो 5 से डिवाइड कर दो.
ठीक है, 5 वैल्यूज है तो 5 से डिवाइड करो। अभी 6 4 10, 7 3 10, देखो 6 4 10 मतलब 0.1 ऑब्वियसली, 7 3 10 मतलब वापस 0.1, ऐड किया तो कितना 0.2, 0.2 को 5 से डिवाइड करो तो 0.2 को 5 से डिवाइड करो कितना होता है 0.04, तो डेल्टा ए एम भी आ गया। निकालो अभी परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा ए एम विच इज 0.04 अपॉन ए एम विच इज 5 इंटू 100। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा विच इज 0.8 टक्का। आगे आंसर सुख की अनुभूति हुई, आंसर मिलने पे होनी चाहिए। आखिरी सवाल लॉजिकल है, लॉजिकल है, लॉजिकल। यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जूल होता है, उसका यूनिट कैसे मिलता है, थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाएं, ठीक है। स्मार्टनेस कैसे पता है, स्मार्टनेस है, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फोर्स होता है। आप लोग एक्चुअली फोर्स से सबको रिलेट कर सकते हो। ये देखो वर्क, वर्क को फोर्स से रिलेट कर सकते हो, हाँ रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी को, हाँ। पावर को फोर्स से, हाँ। प्रेशर को फोर्स से, हाँ। सबको फोर्स से रिलेट कर सकता, तो इसीलिए मैं फोर्स फोर्स के हिसाब से लिखता। तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल इज नथिंग बट न्यूटन मीटर। नोटबुक में देख लेना, नोटबुक में देख लेना, मैंने आपको सिखाया था। वर्क का यूनिट भी जूल ही होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर जूल होता है। यूनिट ऑफ वर्क हो गया, यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ एनर्जी सेम होता है, याद रखना, याद रखना, याद रखना। यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ एनर्जी सेम ही होता है। सो वर्क और एनर्जी न्यूटन मीटर। नीचे क्या है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, मतलब ऊपर 1 मीटर, नीचे 3 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर उड़ा दो, क्या बचेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट न्यूटन इज द यूनिट फॉर फोर्स, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एरिया, फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर। काम खलास, सुख की अनुभूति हो गई। आई होप आपको सबको समझ में आ गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक मॉक सॉरी फॉर द स्कॉलरशिप पेपर्स। मिलते हैं वेकेशन के बाद, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।